रिजर्वेशन इन इंडिया, भारत में आरक्षण, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था, या रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यदि समझने की कोशिश करें कि रिजर्वेशन क्या है, यानी आरक्षण क्या है, तो जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है घर में, तो माँ उसके लिए तमाम प्रयत्न करती है, विशेष प्रावधान करती है ताकि उसको सपोर्ट किया जा सके जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए या उसका शरीर मजबूत ना हो जाए। उसके खाने पीने से लेकर के उसकी मालिश करना, उसके लिए तमाम उपबंध करना, ताकि वो सबकी बराबरी में धीरे धीरे विकसित होकर के आ जाए। इसी तरह से हमारे समाज में कोई व्यक्ति है जो कि समाज के बाकी लोगों के भांति उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी परवरिश नहीं हुई है, तो समाज या देश भी उसको सबके बराबरी में लाने की कोशिश करता है। जैसे आप और भी अगर दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए एक घर में दो भाई, तो एक भाई मान लीजिए किसी सर्विस में है, जॉब में है, एक भाई सर्विस में या जॉब में नहीं है, तो माता पिता कहते हैं कि इसे हम थोड़ा सहारा दे दें ताकि ये भी अपने दूसरे भाई की तरह से अर्निंग करने लगे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो सेम वही कंसेप्ट देश और समाज भी अपने उन लोगों के साथ करना चाहता है जो कि बराबरी के स्तर पे नहीं है। उसी बात को हम यहाँ आरक्षण के नाम से जानते हैं। संविधान इसी तरह का उपबंध करता है कि जो लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उन्नत नहीं है, विकसित नहीं है या पिछड़े हुए हैं, उनको बराबर यानी बाकी समाज के लोगों के बराबरी पे लाने की कोशिश करना, और इसी कोशिश को सकारात्मक कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। इसी बात को अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जाना जाता है, और इसी बात को रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसके संदर्भ में अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, तो मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन: रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज ए form of affirmative action aimed at ensuring adequate representation of society socially and educationally backward classes। यानी जिन लोगों का समाज में या एम्प्लॉयमेंट में प्रतिनिधित्व उचित नहीं है, उनको उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करना, इसी बात को हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, एससीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, ये 3 श्रेणियों के लोगों की व्यवस्था पहले संविधान में थी। हालांकि अगर आप बिल्कुल बेसिक संविधान की बात करें तो इनकी भी कोई बात नहीं चर्चा की गई थी वहाँ पे। और कैसे, किस रूप में ये चर्चा शुरू हुई? चंपकम दोराईराजन का एक केस आया 1951 में। और ये केस क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कास्ट के बेस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात की। तो चंपकम दोराईराजन केस में कहा गया कि हम यानी संविधान इस बात को परमिट नहीं करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है, वो रेस, रिलीजन, कास्ट, इस तरह के ग्राउंड्स पे किसी को प्रमोट करने को खारिज करता है, मना करता है। तो इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए भारत की उस समय की सरकार ने, उस समय की पार्लियामेंट ने पहला संविधान संशोधन किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और इस अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 15 में क्लास 4 जोड़ा गया, और इसके माध्यम से ये कहा गया कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को हम वरीयता दे सकते हैं। तो उस समय पहली बार रिजर्वेशन का एक सिद्धांत संविधान में आया। अब इसके बाद बात करें कि अब इन 3 कैटेगरीज के बाद अब चौथी कैटेगरी कौन सी है? तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए इसी अनुच्छेद 15 में 6 और इसी तरह से 16 में 6 जोड़ा गया, और ये जोड़ करके 10% इनको आरक्षण देने की बात की गई। और यहाँ से अब ये मुख्य रूप से 4 कैटेगरी हो चुकी हैं, और इसके बाद जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। अब इसके बाद महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार से यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस्मों के आरक्षण हैं जो आप सभी को पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस: द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया प्राइमरली फ्लोज फ्रॉम, यानी किन किन अनुच्छेदों से ये हमारा रिजर्वेशन का प्रावधान दिखाई पड़ता है? तो ये है आर्टिकल 14। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है रिजर्वेशन को प्रमोट करने वाला, आर्टिकल 14। हालांकि इसमें रिजर्वेशन नाम की कोई बात नहीं लिखी हुई है, बल्कि रिजर्वेशन के विपरीत बात दिखाई देती है। यानी जब हम इसको लिटरली इंटरप्रेट करेंगे या इसकी व्याख्या करेंगे, शब्दशः करेंगे व्याख्या, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जा रही है, यानी विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता का मतलब हो गया कि सभी व्यक्तियों को विधि समान रूप से देखेगी, उनके समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी को वो प्रमोट नहीं करेगी, किसी को डिमोट नहीं करेगी, यानी किसी को मतलब उन्नति प्रदान नहीं करेगी,
और ना ही किसी को वो निम्न स्तर पे ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि इसको हम सार रूप में अगर इसकी व्याख्या करें तो इसका मतलब कि कोई व्यक्ति मान लीजिए इस कंडीशन में है, छोटा व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति इससे बड़ा है और तीसरा व्यक्ति इससे भी बड़ा है। तो अब मान लीजिए ये तीनों व्यक्ति यहाँ पे मैच देखना चाहते हैं इस बाउंड्री के उस पार, या वो टीवी देखना चाहते हैं या किसी तरह का कार्यक्रम देखना चाहते हैं, 26 जनवरी पे ये परेड देखना चाहते हैं। अब इनकी लंबाई इस बाउंड्री से कम है और ये देख नहीं सकते। अब मान लीजिए सरकार इनको सपोर्ट करती है या विधि इनको सपोर्ट करना चाहती है, तो विधि ने सबको एक बराबर 3 स्टूल दे दिए। तो क्या ये 3 बराबरी के स्टूल लेकर के तीनों व्यक्ति मैच देखने में सफल हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि इस व्यक्ति की लंबाई पहले से ही ठीक ठाक थी, तो ये व्यक्ति तो सफल हो जाएगा लेकिन ये व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो अब अगर वास्तविक समता लानी होगी तो इसका मतलब इस व्यक्ति को 2 स्टूल देना पड़ेगा उसी ऊंचाई का, इस व्यक्ति को 3 स्टूल देना पड़ेगा, तब ये व्यक्ति भी मैच देख सकेगा। इसी बात को हम सकारात्मक कार्रवाई के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि अब ये वास्तविक समानता आएगी समाज में या देश में, और ये बात कहीं ना कहीं 14 से निकल करके आ जाती है। तो इसी रूप में रिजर्वेशन कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सकारात्मक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद आर्टिकल 15(4) और 15(5) क्या कह रहे हैं कि जो समाज का, हमारे समाज का जो वर्ग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा, हम उसे प्रमोट करने के लिए उपबंध कर सकते हैं या राज्य उपबंध कर सकता है। और यहीं पे एक बात कही गई है कि राज्य जो है, यानी 3 में, आर्टिकल 15 के 3 में बात कही गई है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसी बात को देखते हुए आज की डेट में महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि राज्य अपने अधीन सेवाओं में पदों को आरक्षित कर सकता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेटेड इन पब्लिक सर्विस। यानी मान लीजिए 100 पोस्ट है और समाज के किसी वर्ग की संख्या तो 40 है, लेकिन इनके केवल 10 लोग यहाँ पे हैं, तो यानी इनके लिए फिर अलग से 10 या 20 सीट रिजर्व की जा सकती है ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे पर्याप्त या सबके समान हो सके। आर्टिकल 16(4)(a) ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा, और यहाँ प्रमोशन में SC/STs को रिजर्वेशन देने की बात की गई। और इस 16(4)(a) में फिर दोबारा एक 85वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया, और इस संशोधन के द्वारा इस 16(4)(a) में फिर से संशोधन किया गया। अब इसके बाद आर्टिकल 16(4)(b) क्या कह रहा है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज। और यानी कि मान लीजिए कि 100 पोस्ट रिजर्व थी, 100 पोस्ट रिजर्व थी और इसमें रिजर्व कैटेगरी के केवल 20 लोगों का चयन हो पाया, बाकी 80 सीटें खाली रह गईं। तो अब इस 80 सीटों को अगले साल जो वैकेंसी आएगी, मान लीजिए 100 वैकेंसी फिर से खाली हुई, तो इस 80 को इसमें जोड़ करके कुल 180 वैकेंसी घोषित की जाएगी। और इस 180 में से 80 तो पहले से ही रिजर्व कैटेगरी के लिए था ही, और इस 100 में जो इनका कोटा था 10 या 20, जो भी मान लीजिए 20 सीटें थी इनके लिए, तो अब 100 और 20 जोड़ करके ये कुल 100 सीटों की वैकेंसी इस वर्ग के लिए हो जाएगी जिसकी 80 सीटें भर नहीं पाई थीं। तो इसी को हम कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से जानते हैं। तो ये रूल आया था 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में, और ये वाला प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई थी 1995 में 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसके बाद जुडिशियल रोल क्या रहा इस तरह के रिजर्वेशन के मामले में? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में और बाकी जो समाज का अनारक्षित वर्ग था, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश की, और इस तरह से बार बार अपने जजमेंट्स के द्वारा इस बात को साबित किया। सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड ए डिसिसिव रोल इन बैलेंसिंग अफर्मेटिव एक्शन विथ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रू लैंडमार्क केसेस। इट हैज़ क्लैरिफाइड द एक्सटेंड लिमिटेशन एंड कंडीशन अंडर विच रिजर्वेशन कैन ऑपरेट। यानी किन दशा में आरक्षण जो है वो लागू हो सकता है, यानी उसका विस्तार, उसकी सीमा और उसकी शर्तें निर्धारित की ताकि सभी प्रक्रियाएं सही रूप से चल सकें। इवोल्यूशन थ्रो मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी अब उन जजमेंट्स को हम लोग अलग अलग देखने की कोशिश करें। जैसे कि हम लोगों ने विभिन्न अनुच्छेदों को देखा, तो अब एक एक करके हम लोग जजमेंट्स को देखते हैं कि किस जजमेंट में क्या क्या बातें की गई। तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम दोरईराजन 1951 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अब इसके क्या फैक्ट थे? कम्युनल
गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया मद्रास, और क्या प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइडेड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जजमेंट क्या आया उसके बारे में, वायलेटेड आर्टिकल 29 क्लास 2 रिजर्वेशन ऑन कम्युनल लाइंस स्टक डाउन, यानी स्टक डाउन कर दिया गया, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा। अब इसका महत्व क्या है, लेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 एडिंग आर्टिकल 15(4), जैसा मैंने पहले आपको बताया, इनेबलिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी ये जजमेंट दे दिया गया कि केवल कास्ट के बेस पे आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो फिर उस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। दूसरा केस महत्वपूर्ण इस मामले में क्या है, एम आर बालाजी स्टेट ऑफ मैसूरू, 1963 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब इसमें इशू क्या था, वेदर 68% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जजमेंट क्या आया इसके लिए, रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%, कास्ट कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया फॉर बैकवर्डनेस। अब इसका महत्व क्या है, इंट्रोड्यूस्ड द 50% सीलिंग रूल एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। यानी इस जजमेंट में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता किसी को, और केवल जाति ही बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नहीं होगा। तो इसीलिए दो बातें यहाँ पे आ गई महत्वपूर्ण, कि 50% की सीलिंग का रूल, और दूसरा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का कंसेप्ट आया, यानी केवल जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अब नेक्स्ट केस क्या है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉय, यानी कि मान लीजिए कि सभी के लिए पासिंग मार्क 50 है, तो इन कैटेगरीज के लिए क्या इसको शिथिल किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो हाँ, इस जजमेंट में कहा गया कि हाँ, कम किया जा सकता है, और आज की डेट में आप देखेंगे इस तरह की कैटेगरी के लिए 5 से 10% की छूट दी जाती है। अब जजमेंट क्या आया, अपहेल्ड सच रिलैक्सेशन, यानी इस तरह की छूट को मान्य कर दिया गया। आर्टिकल 16(4) सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 16(1) एंड नॉट एन एक्सेप्शन। यानी ये कहा गया कि 16 के क्लास 1 में जो बात कही गई है कि अवसर की समता होगी और किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो उसी बात का ये विस्तार है, ना कि उसका अपवाद है। यानी जो लोग पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए अपवाद क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी इक्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। अब इसका महत्व क्या है, इसने आर्टिकल 16 के क्षेत्र को बढ़ाया, विस्तार किया उसका, और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू अचीव सब्सटेंटिव इक्वलिटी, यानी वास्तविक समता लाने के लिए विभेदपूर्ण उपचार को मान्य ठहराया, उसे सही कहा, ताकि वास्तविक समता लाई जा सके समाज में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का केस है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, इसी को हम लोग मंडल कमीशन केस के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये नाम इसका पूछ लिया जाता है, और जितने भी जजमेंट का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी। तो अब इसका कंटेक्स्ट क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OBC रिजर्वेशन इन सेंट्रल सर्विस, मंडल कमीशन, यानी मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। मंडल इसके अध्यक्ष थे, ये उनका टाइटल था, और इनकी रिपोर्ट को मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहा जाता है। और उस समय BP सिंह प्रधानमंत्री थे, और उनकी सरकार ने इसको लागू करने की बात की। हालांकि ये कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ही, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया था, और श्री BP सिंह जी ने इसको लागू किया। अब इसमें जजमेंट में मेन बातें क्या कही गई, रिजर्वेशन परमिसेबल ओनली इन इनिशियल अपॉइंटमेंट्स नॉट प्रमोशंस, यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, केवल पहली बार नियुक्ति के समय ये दिया जा सकता है। और कुल रिजर्वेशन कितना हो सकता है, 50% से अधिक ये नहीं हो सकता। और दूसरी एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो उस वर्ग के संपन्न लोग हैं उनको बाहर किया जाए रिजर्वेशन से, यानी OBC का लाभ उन्हें न दिया जाए। कंसेप्ट ऑफ एडिकेट रिप्रेजेंटेशन रीअफर्म, यानी उचित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को यहाँ पे इसकी पुष्टि की गई। और इसके अगर आउटकम की हम बात करें तो आर्टिकल 16(4)A वाज लेटर एडेड टू परमिट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/STs, यानी इस जजमेंट के इस वाले पार्ट को, यानी जहाँ कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो इसी बात को फिर से ओवर रूल करने के लिए आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया था, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे बात की कि 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ये कहीं ना कहीं इंदिरा साहनी का जजमेंट 1992 में आया था, इसी को ओवर रूल करने के लिए ये जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट,
आर के सबरवाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का ये जजमेंट है। अब इसमें क्या मामला था, वेदर रिजर्वेशन अप्लाइज टू पोस्ट और वैकेंसीज, यानी जो वैकेंसीज पब्लिश की गई हैं उन पे लागू होगा या जितनी पोस्ट है मूलभूत पोस्ट है उस पर लागू होगा। तो इसमें कहा गया कि रिजर्वेशन इज टू बी अप्लाइड पोस्ट बेस्ड नॉट वैकेंसी बेस्ड, यानी 100 वैकेंसी निकली है और पोस्ट है 500, तो उस 500 के रिगार्डिंग ये चेक किया जाएगा, ना कि केवल वैकेंसी के बिहाफ पे। अब इसका महत्व क्या है, प्रिवेंटेड एक्सेसिव रिजर्वेशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट, यानी जो मान्य सीमा है उससे अधिक रिजर्वेशन को रोकने की बात की गई। एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। यहाँ क्या मैटर था, यहाँ पे 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था, और जहाँ की प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो अब ये जजमेंट क्या आया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड, यानी वैलिड ठहरा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया, बट स्टेट मस्ट शो, स्टेट को क्या करना होगा, बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, ये साबित करना होगा, दर्शित करना होगा, दिखाना होगा, इनएडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता है, ये दिखाना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, यानी कि प्रशासन की दक्षता को बताना पड़ेगा कि किस रूप से इनकी वजह से या इन नियुक्तियों की वजह से प्रशासन की दक्षता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके बाद मात्रात्मक डेटा, यानी क्वांटिफिएबल डेटा देने की बात की गई कि मस्ट सपोर्ट सच रिजर्वेशन, यानी ये जो डेटा हैं ये इस बात को शो करें कि हाँ उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट के, यानी एम नागराज के जजमेंट के आगे चल के रीअफर्म किया गया, लेकिन इस पॉइंट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। किस जजमेंट में, तो जर्नैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 के जजमेंट में। और नागराज में क्या महत्वपूर्ण बात आई कि इसमें रीअफर्म किया गया द बैलेंसिंग प्रिंसिपल बिटवीन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस में, यानी कि एक समानता और सामाजिक न्याय में। अब इसमें जनरल सिंह वाले में क्या जजमेंट आया, फॉलोड एम नागराज बट रिमूव द रिक्वायरमेंट टू प्रूव बैकवर्डनेस फॉर SC ST, यानी इन कैटेगरी के लिए साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि वो वास्तव में पिछड़े हुए हैं या उनका प्रतिनिधित्व सही नहीं है। रिटेन्ड द नीड फॉर क्वांटिफिएबल डाटा ऑन इनएडिकेट रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी इस बात को रीअफर्म कर दिया गया, इसको बनाए रखा गया। नेक्स्ट, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST, यानी इसको थोड़ा सरल किया गया। अब इसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, तो रिसेंट डेवलपमेंट जैसा कि मैंने कहा कि EWS के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, तो ये किस रूप में कैसे, तो 2019 में सरकार ने या संसद ने 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की, इसको इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए व्यवस्था की, EWS के नाम से जिसे आप जानते हैं। एमॉन्ग द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी जिन लोगों को अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला था उन कैटेगरीज के लोगों को 10% आर्थिक रूप से विपन्नता के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात की गई। और अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस बात को, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2022 के केस में इस अमेंडमेंट को और इस रिजर्वेशन को 10% को यहाँ पे अपहेल्ड कर दिया गया, यानी इसकी पुष्टि कर दी गई कि ये संवैधानिक है, ये संविधान के विपरीत नहीं है। द कोर्ट हेल्ड दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी वैलिड बेसिस फॉर अफर्मेटिव एक्शन, यानी सकारात्मक कार्रवाई के लिए ये एक वैध आधार है। एंड एक्सक्लूजन ऑफ SC ST OBC फ्रॉम EWS इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, यानी इस 10% के कोटे में SC ST OBC को नहीं रखा गया, ये भी अपने आप में सही है, इसको भी वैलिड ठहराया गया, यानी ये विभेद कारक नहीं माना गया इसे। मराठा रिजर्वेशन केस जो 2021 का मैटर है, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये मूल केस है, जिसे हम मराठा रिजर्वेशन केस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन मराठाज लॉ ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू मराठाज, रीअफर्मिंग द 50% सीलिंग रूल फ्रॉम इंदिरा साहनी, यानी इंदिरा साहनी के 50% के रूल को मान्य किया और मराठा रिजर्वेशन को रद्द कर दिया। ये माना गया कि मराठास जो हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आने की स्थिति में नहीं है। अब इन्हीं जजमेंट्स को हम थोड़ा सा इनके की पॉइंट्स को अगर देखने की कोशिश करें तो की प्रिंसिपल इमर्जिंग फ्रॉम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब सिद्धांत, जुडिशियल रिसोर्स यानी उस जजमेंट का नाम और एक्सप्लेनेशन उसकी की जाए तो क्या कहा गया इन जजमेंट्स में, छोटे छोटे रूप में अगर हम देखने की कोशिश करें
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विथ अफर्मेटिव एक्शन, इंदिरा साहनी में रिजर्वेशन इज ए टूल टू अचीव सब्सटेंटिव इक्वलिटी, वास्तविक समता को लाने का एक साधन है रिजर्वेशन। थॉमस बालाजी, इंदिरा साहनी, मराठा केस। अब यहाँ 50% सीलिंग की बात की गई, टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% बारिंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी केवल अपवादात्मक स्थिति में इसका उल्लंघन किया जा सकता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, इंदिरा साहनी, जर्नैल सिंह केस में, इन दोनों केसेस में क्रीमी लेयर को बाहर करने की बात की गई। एडवांस्ड मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट, यानी जो उस वर्ग के संपन्न लोग हैं उनको इस लाभ से बाहर किया जाना चाहिए। पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन, आर के सब्बरवाल, इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव रिजर्वेशन। क्वान्टिफिएबल डेटा रिक्वायरमेंट, एम नागराज, जर्नैल सिंह, स्टेट मस्ट जस्टिफाई रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जनहित अभियान, EWS केस, वैलिड ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड वाया 103rd अमेंडमेंट, यानी 103वें अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया था। अब हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड ए बैलेंसिंग रोल, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय को भी उन्हें पुष्ट किया है, यानी उच्चतम न्यायालय ने। वाइल प्रिजर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समता को भी ध्यान में रखा और सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखते हुए उसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। द जुडिशियल जर्नी फ्रॉम चंपकम दोरईराजन टू जनहित अभियान रिफ्लेक्ट्स ए प्रोग्रेसिव हार्मोनाइजेशन एंड इंडिविजुअल मेरिट एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी उनके प्रतिनिधित्व को भी ध्यान दिया गया और कहीं ना कहीं उनमें एक भाईचारे की भावना भी विकसित हो और सबको समान अवसर मिले, सभी का समान विकास हो, इन सभी के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई। यदि ये वीडियो आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन बार बार अगले वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने बेशकीमती सुझाव भी आप दे सकते हैं कि और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए या इस तरह के वीडियो में और क्या सुधार या और क्या समावेश इसमें किया जा सकता है। धन्यवाद।